तुमसर तहसील में अवैध रेत चोरी जोरों पर। सौ से 150 ट्रैक्टरों द्वारा रेत चोरी, वो भी दिन दहाड़े। तुमसर तहसील के रेंगे पार, कामसवाड़ी और पांजरा में हो रही ट्रैक्टरों द्वारा रेत चोरी। भंडारा जिले में अवैध रेत तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अवैध रेत तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला तुमसर तहसील के रेंगे पार, तामसवाड़ी और पांजरा से सामने आया है। रेत तस्करों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें किसी का अब डर नहीं रहा। दिन दहाड़े 100 से 150 ट्रैक्टर द्वारा रेत चोरी की जा रही है, लेकिन इस ओर संबंधित विभाग की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। सोचने वाली बात है, जहां तुमसर तहसील के कई इलाकों में बरसात के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हुई थी, तो नदी नाले उफान पर थे और ऐसे हालत में पानी कम होते ही वैनगंगा नदी तट से रेत तस्करों द्वारा रेत उत्खनन का प्रकार बढ़ गया है, और वो भी दिन दहाड़े। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इस रेत चोरी पर अंकुश लग पाएगा? क्या रोजाना शासन प्रशासन का ऐसे ही लाखों रुपयों का नुकसान होते रहेगा? क्या कोई इस पर कार्रवाई करेगा? यह देखने वाली बात है। पिछले सप्ताह गोंदिया जिले में बारिश ने जमकर कहर बरपाया था। नदी उफान पर थी। इसमें मोरगांव अर्जुनी तालुका में नवेगांव बांध से गोठन गांव तक की सड़क जंगल से होकर गुजरने से नाले ओवरफ्लो भर रहे थे। लगातार आवागमन के कारण नाले पर बना पुल टूट गया है, जिससे करीब 10 गाँव का संपर्क टूट गया है। इसके लिए अब गोठन गाँव जाने वाले ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे नागरिकों को गाँव जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। मानसून चल रहा है और कृषि कार्य चल रहा है। किसान खेत पर काम करने जा रहे हैं तो उन्हें कई वन्य प्राणी दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक भंडारा शहर से शाहपुर सातोना मार्ग पर हिरण और मृग का झुंड देखा गया है, जिसे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में इस दृश्य को कैद कर लिया है। लगातार जारी बारिश के चलते जिले की प्रमुख सड़कें बुरी तरह से उखड़ चुकी है, लेकिन शहर से सटे वैनगंगा नदी के पुल की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा उसे बुझाया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की गति कम होकर कई बार जाम लग रहा है। पिछले एक हफ्ते से बारिश जारी है। बारिश से सड़कों का डांबर उखड़कर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, लेकिन आज शासन द्वारा उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी थोड़ी देर में जाम लग जाता है। वैनगंगा नदी के पुल पर 1 से 2 फीट चौड़े गड्ढे पड़े थे। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह गड्ढे बुझाए जा रहे हैं। रात के समय बारिश में यह गड्ढे पानी से भर जाते थे, जिससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज गड्ढों को बुझाया जा रहा है। दोस्तों, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि वैनगंगा ब्रिज पर बड़े पैमाने पे गड्ढे हो गए थे, इसको बुझाया जा रहा है। इसके कारण ट्रैफिक जो है
थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाम हो रहा है। गंगा नदी जी के ब्रिज पर है हम, देख सकते हैं सामने गड्ढे बुझाते हुए नजर आ रहे हैं आप। तरह से गड्ढे बुझाया जा रहा है। इसके कारण ट्रैफिक जाम है। कुछ ही देर में ट्रैफिक जो है गड्ढे पूरे लेवल होने के बाद शुरू हो जाएगा। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के नवेगांव बांध में डायरिया तेजी से पांव पसार रहा है। गांव के इंदिरा नगर एवं आखर मोहल्ला अर्थात प्रभाग क्रमांक 3 व 4 में कुछ नागरिकों को डायरिया की शिकायत हुई है, जिनमें से 2 व्यक्तियों को उपचार के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उसी प्रकार अन्य मरीजों को भी शिकायत होने की जानकारी मिली है। इसको देखते हुए तहसील चिकित्सा अधिकारी के सुझाव पर संभावित संक्रमण को टालने के लिए गाँव की जलापूर्ति योजना के माध्यम से होने वाली जलापूर्ति 1 अगस्त से परिस्थिति सामान्य होने तक के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में जलापूर्ति योजना के माध्यम से दूषित जलापूर्ति होने से डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अर्जुनी मोरगांव के तहसील स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धाबे पौनी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दख ने एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर उन्हें गाँव में डायरिया के संक्रमण की जानकारी दी। ऐसे में डायरिया के संक्रमण को टालने के लिए 1 अगस्त से नलों द्वारा की जा रही जलापूर्ति कुछ दिनों के लिए बंद किए जाने से होने वाली परेशानी में नागरिकों से सहयोग करने का आह्वान किया गया है। आपल्या दवाखान्यात मागील 2 ते 3 दिवसापासून अतिसारचे पेशंट खूप वाढले आहे। पेशंट वाढत हे जे अतिसारचे पेशंट आहे यांना आपण यांच्यात जे लक्षणं दिसतात ते आहे पातळ संडास होणे आणि उलटी होणे। हे खूप कॉमन सिम्पटम्स आहे याचे आणि याचं मुख्य कारण म्हणजे आहे दूषित पाणी। आता जे आपल्या इथं पावसाळा आला आणि पावसामुळे जे पाणी दूषित झालं तर जे प्यायचं पाणी आहे ते एकदम गढूळ येत आहे आणि गढूळ पाण्यामुळे हे सर्व त्रास आजार वाढले आहेत। त्यामुळे आपल्या दवाखान्यात पेशंटचं लोडही वाढलेला आहे। आपल्या ओपीडीमध्ये कमीत कमी 20 ते 30 पेशंट रोज विजिट करत आहेत। याचे अतिसारवाले पेशंट येत आहेत, त्यापैकी आपण जे खूप सिरियस पेशंट आहेत त्यांना ॲडमिट करून त्यांच्यावर उपचार करत आहोत आणि ज्यांना गरज आहे असे गरज असलेले पेशंट ज्यांना डिहायड्रेशन झालं आहे अतिसारमुळे त्या पेशंटला आपण भरती करून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। तरी आपल्याकडे आज 1/8/2024 पर्यंत IPDमध्ये कमीत कमी 22 पेशंट आलेले आहे। 22 पेशंटपैकी आपण 12 पेशंट ॲडमिट केले होते। 12 पेशंट जे आपण ॲडमिट केले होते आपल्या रुग्णालयात त्या पेशंटपैकी 1 पेशंटला आपण रेफर केला आहे KTS रुग्णालयात गोंदियाला आणि 2 पेशंट स्वतःहून सुट्टी घेऊन गेलेले आहेत। बाकीचे जे पेशंट आहेत त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। भंडारा वन विभाग और नूतन कन्या जूनियर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान से कॉलेज परिसर में विश्व बाघ दिवस उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर भंडारा वन प्रभाग के रेंजर संजय मेंढे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत एक स्लाइड शो के माध्यम से की गई, जिसमें बाघ संरक्षण और उनकी जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्य नीलू तिड़के के हस्ते किया गया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में बाघों के महत्व और उनके संरक्षण
संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर राउंड ऑफिसर अंजय वासनिक और गार्ड तुकाराम डावखरे भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में सहयोग किया। नदीम खान ने कार्यक्रम का संचालन कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण दिन का महत्व समझाया और उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक शिक्षक प्रांजल मालगावे ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण छात्रों के लिए नल्ला मुथु द्वारा माया बाघिन पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के वीडियो की प्रस्तुति थी। इस वीडियो ने बाघों के संरक्षण पर और उनके जीवन के विभिन्न पहलू पर प्रकाश डाला। अंत में रेंजर संजय मेंढे ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उनके प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम ने सभी को बाघों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के महत्व को समझने में मदद की है। जिला विकास नियोजन के तहत दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चारे की पौष्टिकता बढ़ाना जरूरी है। कम खर्चे में चारा उपलब्ध करके आय बढ़ाने व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर की अध्यक्षता में पशुसंवर्धन विभाग की बैठक हुई, जिसमें धान पर प्रक्रियाकृत पौष्टिक चारे की निर्मित करने का फैसला लिया गया। जिले के पशुपालकों के पास पर्याप्त मात्रा में टनस उपलब्ध है। इस पर प्रक्रियाकृत पोषक चारा निर्माण करने पर जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने पशुसंवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वरिष्ठ महाप्रबंधक डॉक्टर वी श्रीधर ने कहा कि चारे का संग्रहण करने, परिवहन करने तथा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए TMR बॉक्स तैयार करना होगा। तकनीक के उपयोग से धान के तनस से पशुओं का चारा सहजता से बनाया जा सकता है। जिले में मक्का का क्षेत्र भी बड़ा है। मक्का निकालने के पश्चात बचे पौधे से मुरघास तैयार करने अथवा TMR बॉक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तनस व रबी मौसम के उत्पादन पर एनिमेटिक प्रक्रिया कर निकृष्ट चारे की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। चारे की प्रशिक्षण के लिए जिले में आत्मा के तहत माविम तथा कृषि विज्ञान केंद्र भंडारा के तहत उत्पादक गुटों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भंडारा स्थानीय पुलिस मीटिंग हॉल में कई वर्षों तक सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों का विदाई समारोह 1 अगस्त को आयोजित किया गया। साथ ही लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती मनाई गई। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े उपस्थित थे। लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें अभिवादन किया गया। उसके पश्चात सालों तक कानून एवं अमन बनाए रखने के लिए सेवा देने वाले कर्मचारियों का विदाई समारोह हुआ, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक सहादेव गोवर्धन, देवेंद्र तिवारी, सहायक फौजदार जागेश्वर मोहतुरे, पुलिस हवलदार बारेराम हलमारे, छविचरण लांजेवार का सपत्नीक सत्कार किया गया। सेवा से मुक्त होने वाले सभी कर्मियों का जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ते सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। भंडारा तालुका में सालेबर्डी पुनर्वास गांव पहले ही गोसेकोट बांध के बैक वाटर से प्रभावित हो चुका है। इसलिए सरकार ने प्रभावित लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पुनर्वसित किया है। गांव में स्कूल भवन भी बना, लेकिन 4 दीवारी के भीतर शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षक उपस्थित नहीं है। तब बच्चों को पढ़ाई सिखाने के लिए गाँव की एक शिक्षित महिला को अध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ महीनों के बाद शिक्षणाधिकारी ने तुरंत दूसरी स्कूल की एक शिक्षिका को नियुक्त किया। कक्षा 1 से कक्षा 4 तक 40 छात्र है। एक शिक्षिका 4 कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकती है, इसकी कल्पना न करना ही बेहतर है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी जिला परिषद भंडारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी, लेकिन आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। बताया जाता है कि 40 छात्रों वाले इस स्कूल को अभी तक सरकारी मंजूरी नहीं मिली है। स्कूल में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य का क्या? एक तरफ शिक्षा विभाग ने स्कूल शुरू करने की
की इजाजत दी है, लेकिन अगर स्कूल को सरकार से मान्यता नहीं है तो इसमें गलती किसकी है, यह सवाल खड़ा हो गया है। आता आपण सालेबर्डी पुनर्वसन इथे जिल्हा परिषद शाळेच्या पटांगणासमोर उभे आहोत। इथे आपण पाहिलं असता याचा UDIN नंबर झालेला आहे, UDIS नंबर झालेला आहे जनरेट, पण प्रशासकीय मान्यता नसल्यामुळं इथं जे शालेय पोषण जे आहार आहे ते शालेय पोषण आहारही मिळत नाही आहे आणि जे मुलं आहेत त्या मुलांना शाळेचा ड्रेस आणि काहीच त्यांना मिळत नाही। आता हे दुरून जे मुलं येऊन आलेले आहेत ते हे घरून टिफिन घेऊन येतात आहे। एकीकडे आपण पाहतो गुणवत्ता विकास महाअभियान हा 1 तारखेपासून तर 31 ऑगस्टपर्यंत शासनाने राबवतो आहे, पण जे जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत त्या शाळामध्ये एकीकडे आपण पाहतो की आपले नवीन योजना द्यायच्या आणि जुन्या ज्या शाळा आहेत त्याही बंद कसा पाडायचा असा मला वाटतं की शासनाचा हा डोक्यात चाललेला हा विषय असेल, म्हणून या शाळेकडे दुर्लक्ष आहे। त्वरितच शासनाने आम्ही याचा मागे भरपूर काही निवेदन दिले, जिल्हा परिषद CO साहेबांनाही भेटलो, पण अद्यापही या शाळेकडे कोणाचंही लक्ष नाही आहे। हे इथे आम्हाला शासनाला म्हणजे तीव्र आम्ही याचा निषेध करतो आहे। सालेबर्डी पुनर्वसन या ठिकाणी मागच्या वर्षी आमच्या जिल्हा परिषदचे प्राथमिक विभागाचे अधिकारी येऊन आमच्या गावामध्ये शाळा चालू केली आणि कालांतराने त्यांना UDIS नंबरसुद्धा मिळाला, पण मुलांना आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही। पण आमचा गाव हा फक्त अर्धा पुनर्वसन झाला आहे, इकडं अर्धा गाव आहे आणि जुन्या गावात अर्धा गाव आहे। तिथून मुलं आम्ही गाडीने ये जा करतो, गाडीनं आणतो, पण त्याकरता प्रशासनाकडून आम्हाला कोणतीही मदत मिळत नाही। तर आम्ही गावकऱ्याच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून वर्गणी गोळा करून आम्ही ते या ठिकाणी मुलं आणत आहोत, पण या ठिकाणी जेवणाची सोय नसल्यामुळे मुलं हे आपल्या घरून टिफिन आणून इथं जेवण करतात। फक्त एकच शिक्षक आहे, तोही बाहेरच्या शाळेतून आलेला शिक्षक आहे, ते आपला पेवट्याचे आहेत। तिथं ते विद्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला तात्पुरता शिक्षक दिला, परमनंट शिक्षक इथं नाही। मागच्या वर्षीपासून म्हणजे या शाळेला नवीन शाळा सुरुवात झाली। या शाळेमध्ये अगोदर शिक्षक नव्हते, म्हणून सालेबर्डी ग्रामपंचायतकडून मला नियुक्ती करण्यात आली। इथे शिकवण्यासाठी कोणतेही टीचर वगैरे अवेलेबल नव्हते, म्हणून मी मागच्या वर्षापासून इथे शिकवत आहे। विद्यार्थी होते का सुरुवातीला? हो, विद्यार्थी होते, 20 विद्यार्थी होते। शिक्षक नव्हते म्हणजे ते विजिट द्यायला यायचे आणि मग कधी ते उशीर व्हायचं ते मुलं सांभाळायला आणि त्याला शिकवायला मला ठेवलं। आता किती महिने झाले शिक्षक आले ते? मागच्या वर्षीपासूनच झाले, म्हणजे उशीर लागला त्यांना यायला, तर त्या म्हणजे अजूनही या शाळेला शिक्षक नहीं। स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए बच्चों को ना तो स्कूल ड्रेस दिया जाता है और ना ही उन्हें पोषण आहार दिया जाता है। कोई नेता आकर चंदा दे दे तो स्कूल में खिचड़ी बनती है, नहीं तो बच्चे घर से डिब्बे लेकर आते हैं। हिमांशु माय फुल नेम इज हिमांशु अमरकंठ बोरकर, माय टीचर नेम इज सीमा गाडवे, माय स्कूल नेम इज जेटवी प्रायमरी स्कूल सालेबर्डी। घरून डब्बा आणतो, इथे शाळेत जेवण नाही मिळत। माय नेम इज रोनी, माय फुल नेम इज रोनी तेरावी वसनीत। कुठं राहते तू? सालेबर्डी जेटवी प्रायमरी स्कूल सालेबर्डी। तू किती वाजेला येते इथं सकाळी? 10। इथं जेवायला मिळते? घरून टिफिन आणतो। एक और जहां राज्य सरकार गुणवत्ता विकास अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक ही कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन्हें साधारण पोषण आहार नहीं दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी।